दोस्तों, आपका हिंदी मानस विथ नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं दिसंबर 2012 का तीसरा प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हूं और इसमें टोटल 75 प्रश्न हैं, जिसमें से मैं आज 38 प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है ए दोहा, बी बरवै, सी कुंडलियाँ या फिर डी सवैया। तो इसका सही जवाब है दोहा। आचार्य शुक्ल की जब हम बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का आभास होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का आभास होता है। तो ये उसी प्रश्न पर घुमा के थोड़ा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा का बोली क्षेत्र है ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज या फिर डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा का बोली क्षेत्र ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडिय सल संत बखाणे देहि बुद्ध बसंत न जाने कथन है ए मीनपा, बी शबरीपा, सी गोरक्षपा या फिर डी शबरपा। तो जिन लोगों ने गहराई से इस ऑप्शन को देख लिया है तो वो ये समझ गए होंगे कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों गलत दिए गए हैं। और एनटीए ने उस साल ये प्रश्न निरस्त कर दिया था क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा सरहपा। मित्रों, ये पंक्तियाँ सरहपा की हैं और कभी ना कभी एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो जो प्रश्न गलत पूछा जाता है या फिर उसके ऑप्शन गलत रहते हैं तो एनटीए उसका जो मार्क्स देता है वो सबको एक बराबर देता है। तो इसका सही जवाब ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं ए राम सिंह, बी योगेंद्र, सी हेमचंद्र या फिर डी मेरुतुंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा योगेंद्र। इनकी एक रचना और है, परमात्म प्रकाश और योग सार। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखबानी के संपादक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास या फिर डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इनके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी ये है कि ये हमारे भारतवर्ष के पहले पीएचडी करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास की देखरेख में पीएचडी की थी गोरखनाथ के ऊपर, और गोरखबानी का संपादन इन्होंने उन्हीं की देखरेख में किया था। ये तथ्य भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी विजयपाल रासो या फिर डी हमीर रासो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाल रासो। आल्हा खंड जो कि हमारे बैसवाड़ा और बुंदेलखंड में लोकगीतों के रूप में प्रचलित है, वहाँ आज भी इसका गायन होता है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। एक बार एक प्रश्न एनटीए ने पूछ लिया था कि आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई उगती है ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी दयादू दयाल या फिर डी रहीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। एक ऐसे कवि हैं जो कि आदिकाल में खड़ी बोली में लिख रहे थे और इन्होंने मुकरियाँ और पहेलियाँ भी लिखी हैं। मुकरियाँ वो होती हैं कि जिसमें कोई एक बात कह दे और दूसरी बात में उस बात को नकार दे, तो वहाँ पे मुकरियाँ बन जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि हैं ए स्वामी हरिदास, बी हित हरिवंश, सी प्रियादास या फिर डी कुंभन दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कुंभन दास, जो कि अष्टछाप के कवियों में उम्र के हिसाब से सबसे बड़े कवि थे और अष्टछाप के कवियों में उम्र के हिसाब से सबसे छोटे कवि नंददास थे। इसे भी याद रखेंगे।
नवा प्रश्न है, हेरी महा तो दर्द दीवाणी, मारा दर्द न जाने कोई उक्ति है। ए सजोबाई, बी मीराबाई, सी दयाबाई या फिर डी मुक्ताबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई, क्योंकि ये जो दीवानी है और जानिया है, महाशब्द है, ये कहीं ना कहीं राजस्थानी ब्रजभाषा को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, मांगी की खैबो मसीत के सोइबो, लेबय को एक न देबो को पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है। ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली या फिर डी कवितावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कवितावली। प्रश्न नंबर 11 है कि मुल्ला वजही की रचना है। ए कुतुबन मुश्तरी, बी कदमराव व पदमराव, सी शिकारनामा या फिर डी इरशादनामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुब मुश्तरी। मित्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मुल्ला वजही हैं, ये दक्षिणी हिंदी से संबंधित गद्यकार कह लें या फिर इन्हें कवि कह लें, ये दक्षिणी हिंदी से संबंधित हैं। और जैसा कि हिंदी के प्रारूप में जो उसका स्वरूप है, तो उसमें एक दक्षिणी हिंदी भी आती है जो कि दक्षिण दिशा की तरफ प्रचलित है या फिर दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना नहीं है। सबसे पहले तो प्रश्न को हम समझेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है, मतलब इन सारी रचनाओं में सिर्फ 3 रचनाएं तो होंगी लेकिन एक नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी हम जल्दीबाजी में प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं, बस उत्तर टिक कर देते हैं, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम सावधानीपूर्वक प्रश्न को पढ़ के ही उसका उत्तर देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवरस तरंग। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, ये तीनों प्रताप शाही की रचनाएं हैं, और जिसमें कि नवरस तरंग बहुत ही फेमस रचना है, इसे हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। ए सूदन, बी लाल कवि, सी भूषण या फिर डी पद्माकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर ये छत्र प्रकाश न करके छत्रसाल दशक होता तो इसके रचनाकार भूषण हो जाते, क्योंकि उन्होंने छत्रसाल दशक नाम से एक काव्य लिखा है। जैसा कि मित्रों, काव्य के पीछे लिखा होता है, मान लीजिए बिहारी सतसई, तो सतसई का मतलब है कि उसमें 700 दोहे होंगे। अगर किसी रचना के पीछे 50 लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे कि उसमें 50 दोहे होंगे, या फिर जो भी उसके पद होंगे वो 50 होंगे। दशक है तो उसमें 10 दोहे होंगे। इस तरह से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। ए रहीमदास, बी गिरधर राय कविराय, सी दीन दयाल गिरी या फिर डी गिरिधर दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरधर दास। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ऑप्शन में है राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, वैकुंठनाथ मिश्र, जुगल किशोर, बाल मुकुंद गुप्त, लल्लू लाल और सदन मिश्र। तो सबसे पहले तो हम फोर्ट विलियम कॉलेज की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। इसका स्थापना कोलकाता में 1800 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि फोर्ट लिखा हुआ है, तो ये कॉलेज किले के रूप में था, जो कि अंग्रेजी जो अफसर थे उनको प्रशिक्षित किया जा रहा था हिंदी भाषा के माध्यम से, ताकि हम यहाँ के लोक जीवन को, यहाँ की संस्कृति को वो सब समझ सकें और उन लोगों का अपना राज का चलाने में बहुत ही आसानी हो। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र को उन लोगों ने रखा था, और ये दोनों वहाँ पे पढ़ा रहे थे हिंदी भाषा के रूप में, जिसमें कि सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा था, आपको याद ही होगा। लल्लू लाल ने प्रेम सागर करके एक रचना लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 16 है, गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? ए फ्रांसीसी, बी जर्मन, सी अंग्रेजी या फिर डी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारसा द तासी ने फ्रांसीसी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है, प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा। सन है 1816, बी है 1826, सी है 1836 या फिर डी 1946। अगर हम इस प्रश्न को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बोल रहा है कि अदालत में कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भारतीय भाषाओं में अदालतों में काम नहीं होता था। उसके लिए हमारे क्रांतिकारी जो थी, जो भाषाओं से बहुत ही क्रांति लाए थे भाषाओं में, तो उन लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद की थी कि यहाँ की भाषाओं को भी अदालत में स्थान मिले। तो वो पूछ रहा है कि इश्तहारनामा किस सन में निकला था, क्योंकि उससे पहले हमारी अदालतों में फ़ारसी भाषा में काम होता था, अदालती भाषा यही थी। इसका सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सन 1836 ईस्वी। उसमें कहीं ना कहीं मालवीय जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद देवनागरी लिपि अदालत में पहुंची थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है कि लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर ए ठाकुर, बी घनानंद, सी केशवदास या फिर डी मतीराम। तो लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, ये 2021 में GIC में भी पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ठाकुर की उक्ति है, इसे हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ए राम ध्यान मंजरी, बी राम सतसई, सी कृष्ण गीतावली या फिर डी श्री रामार्चन पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ए राम ध्यान मंजरी, बी राम सतसई, सी कृष्ण गीतावली या फिर डी श्री रामार्चन पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। यहाँ पे आगे कृष्ण लगा है तो बहुत लोग सोचेंगे कि इन्होंने तो राम पर ही लिखा है, अधिकतर काव्य तो कृष्ण गीतावली ये नहीं लिख सकते हैं, लेकिन NTA ने यहीं पे भरमाने का काम कर दिया है और ऑप्शन रखा है कृष्ण गीतावली का, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है कि यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का जो बहुतय हिंदी भाख्यूं किसकी है? ए जैसी, बी नूर मोहम्मद, सी मंझन या फिर डी कुतुबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में रचना करने के लिए बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने इसके विरोध में ये पंक्तियां कही थी कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का जो बहुतय हिंदू भाख्यूं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी किसने कहा है? ए रैदास, बी मलुकदास, सी नाभादास या फिर डी प्रियादास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पंक्तियां नाभादास की हैं और उन्होंने कबीर पर व्यंग्य करते हुए ये पंक्तियां बोली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैदास। इनका समय 1388 ईस्वी था और कबीरदास का 1398 था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है कि इनमें किसका समय सबसे बाद में है? ए केशवदास, बी रहीमदास, सी घनानंद या फिर डी पद्माकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। आचार्य शुक्ल की पुस्तक में पद्माकर को अंतिम रीति ग्रंथ का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ए भारत जननी, बी भारत दुर्दशा, सी भारत सौभाग्य या फिर डी अंधेर नगरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
भारत सौभाग्य इनका नाटक नहीं है, बल्कि भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये भारतेंदु का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या फिर डी नागरी प्रचारिणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरी प्रचारिणी। ये मासिक ना होकर मित्रों पाक्षिक पत्रिका थी। पाक्षिक पत्रिका उसको बोलेंगे जो कि एक महीने में 2 बार प्रकाशित हो। पक्ष का मतलब होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो इस हिसाब से एक महीने में 2 पक्ष हो गए और ये पाक्षिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ए रेहन पर रघु, बी चाक, सी एक ब्रेक के बाद या फिर डी ग्लोबल गांव के देवता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेहन का रघु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था? बच्चन, दिनकर, रामकुमार वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। ये प्रश्न मित्रों मुझे कुछ त्रुटि वाला लग रहा है, तो इस प्रश्न को मैं स्किप कर देती हूँ और इसका मैं जो है सही रूप उसको लेकर मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत जरूर होंगी। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। दृग उर्झत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित्तप्रीति में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी असंगति, सी विभावना या फिर डी निदर्शना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये असंगति अलंकार है, क्योंकि इस लाइन में कुछ और बोल रहा है और इस लाइन में कुछ और ही बोल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं? ए अनामिका, बी अलका सरावगी, सी मधु कांकरिया या फिर डी नासिरा शर्मा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सारे महिला उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये किसका उपन्यास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका। ये अनामिका का उपन्यास है मित्रों। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। कथा सतीसर की लेखिका हैं? ए चित्रा मुद्गल, बी क्षमा शर्मा, सी नीलाक्षी सिंह या फिर डी चंद्रकांता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये लगातार दूसरा महिला उपन्यासकारों से प्रश्न आ गया है, तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, हमें उनको भी पढ़ना है, तो हम सावधानी पूर्वक पढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? इनमें 4 व्याख्याताओं के नाम हैं भरत मुनि, महिमभट्ट, मम्मट, विश्वनाथ। दूसरे में है लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, सी विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, महिमभट्ट, अप्पय दीक्षित या फिर डी केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर और जयदेव। ये चारों ऑप्शन में मित्रों 4 अलग अलग रचनाकारों को रखा है प्रश्नकर्ता ने, और हमें पूछना है कि रस सूत्र के व्याख्याता कौन है। तो इसमें जब देख रहे हैं हम सब खिचड़ी हो गया है। कोई रस सूत्र के व्याख्या है, कोई अलंकार से संबंधित है, कोई जो होता है काव्य अंग निरूपण वाले आचार्य भी इसमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भरमाने का काम हो गया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ये 4 जो हैं ये रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं? बहुत ही फेमस प्रश्न है। ए जुगल किशोर, बी श्याम सुंदर सेन, सी बाल मुकुंद गुप्त या फिर डी राधा कृष्णदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन है और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, समाचार सुधावर्षण, इसे भी हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं? ए जॉन क्रो रैनसम, बी जॉक देरिदा, सी लोला बर्थ या फिर डी सॉस्यूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन क्रो रैनसम इस पुस्तक के लेखक हैं। ये पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से मित्रों प्रश्न था और इसके पहले जो प्रश्न था वो भारतीय काव्य शास्त्र से था, जो कि
यूजीसी नेट की तीसरी इकाई में आता है। अगला प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ए मिशेल फूको, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी सिमोन द बुआ या फिर डी जॉक देरिडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉक देरिडा, जो कि विखंडनवाद के प्रवर्तक थे और इन्हें हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, साधारणीकरण आलंबनात्मक धर्म का होता है। कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हम थोड़ा टेक्निकल नज़र से देखें तो ये हिंदी आचार्य हैं और ये संस्कृत के आचार्य हैं, तो ये दोनों तो पहले ही क्रॉस हो जाएंगे और जो बच गया ऑप्शन नंबर डी और सी, इसमें थोड़ा कंपटीशन था, लेकिन जिसने पुस्तक पढ़ी होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वो नहीं भ्रमित होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 है कि सुवरदान के लेखक हैं ए मनोज सोनकर, बी रूप नारायण सोनकर, सी तुलसीराम या फिर डी जयप्रकाश करदम। तो ये सोनकर दे के ये दोनों ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रबल संवेदना है कि दिग्भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी रूपनारायण सोनकर। अगला प्रश्न है कि अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव या फिर डी एकांत श्रीवास्तव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकांत श्रीवास्तव की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनारो किसका उपन्यास है? ए ममता कालिया, बी चित्रा मुद्गल, सी मंजुल भगत या फिर डी राजी सेठ। एक बार फिर महिला लेखिकाओं से प्रश्न आ गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा राजी सेठ का उपन्यास है। तो ये था आज के 38 प्रश्नों का भाग, जो कि पहला भाग है। इसका मैं दूसरा भाग लेकर ज़रूर प्रस्तुत होंगी। तब तक बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।